इक्वेटर, जैसे हम हिंदी में भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं, इस शब्द को हमने कई बार सुना है। आइए इसके बारे में कुछ और बातें जानते हैं। इक्वेटर, जिसे हम 0 डिग्री लैटिट्यूड भी कहते हैं या हिंदी में 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, पृथ्वी पर काल्पनिक रूप से जितनी भी लेटी हुई रेखाएं खींची गई हैं, ये जो लेटी हुई रेखा हैं, इन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड्स। ठीक है, हर रेखा का एक नाम होता है और इनकी गिनती शुरू होती है इक्वेटर से। इक्वेटर से नॉर्थ यानी कि नॉर्थ पोल तक, उत्तरी ध्रुव तक हमारी 90 अक्षांश है और ऐसी इक्वेटर से नीचे को भी हमारे 90 अक्षांश हैं। ठीक है, जिसमें हमारी इक्वेटर जो है पृथ्वी के ठीक बीचों बीच से होकर के गुजरती है, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ठीक बीच में एक रेखा है इक्वेटर, जिसे नाम दिया गया है 0 डिग्री अक्षांश या इंग्लिश में कहें तो 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये एक काल्पनिक रेखा है, वास्तव में हमारी पृथ्वी पर नहीं है। जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं, हिंदी में देशांतर या अक्षांश रेखाएं, भूमध्य रेखा, वास्तव में पृथ्वी पर नहीं है। जैसे हम इस पिक्चर में देख रहे हैं, रेखाएं बनी हुई हैं, अगर हम वास्तव में अपनी पृथ्वी पर देखें तो हमें ये रेखाएं नहीं मिलेंगी। ये काल्पनिक रेखाएं हैं और इनको अपनी सुविधा की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से एवं अन्य बातों के कारण इनको हमने पृथ्वी पर माना है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर का हिस्सा कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का हिस्सा कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। 2 बराबर भाग है, ऊपर का उत्तरी यानी नॉर्थन हेमिस्फीयर और नीचे का दक्षिणी। हमारी पृथ्वी ऊपर से चपटी है, आपने कई बार सुना होगा, लेकिन कैसे, आइए देखते हैं। अगर हम पृथ्वी का यहाँ से यहाँ तक का व्यास नापें तो इसका व्यास निकलता है, व्यास यानी कि डायमीटर शब्द आपने सभी ने सुना होगा। जो पृथ्वी के सेंटर से होकर के हमने एक रेखा खींचेंगे तो उसे हम व्यास कहेंगे। वो कितना है पृथ्वी का व्यास? 12,759.28 किलोमीटर, यानी कि 12,759.28 किलोमीटर। और मील में अगर देखें तो 7,927 मील्स है। अगर हम इसका ध्रुवीय व्यास निकालते हैं, ऊपर से नीचे भी हम नाप लें, इसकी लंबाई देख लें तो कितनी निकलती है? 12,713.56 किलोमीटर। ठीक है, 7,900 मील में। हम दोनों में तुलना करते हैं। अगर आप इस ध्रुवीय, ये ऊपर से जो नीचे डाला ना, ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव वाला, तो इसे कहेंगे ध्रुवीय व्यास। और ये जो इसकी चौड़ाई है, इसे हम कहेंगे पृथ्वी का व्यास। तो दोनों में हम अंतर देखें तो हम पाते हैं कि ये वाला जो इस व्यास है, यानी कि पृथ्वी की जो चौड़ाई है, वो लंबाई से ज़्यादा है। ठीक है, और कितनी ज़्यादा है? 42 किलोमीटर ज़्यादा, यानी 27 मील ज़्यादा। इसका मतलब हम क्या कहते हैं? पृथ्वी इक्वेटर से के पास से ज़्यादा बाहर निकली है, ज़्यादा बल्ज मिलता है, यानी कि निकली हुई है, पृथ्वी की चौड़ाई ज़्यादा है। तो यहाँ देखिए, अब हमने इसकी चौड़ाई देख ली, हमने क्या देखा? यहाँ से यहाँ तक की दूरी देख ली, ये हमको पता चली। हमने ध्रुवीय व्यास निकाला, केंद्र से होते हुए ध्रुवीय व्यास गई, ये लाइन केंद्र से जाएगी यहाँ से ना, तो ये केंद्र से व्यास निकाल लिया, हमने डायमीटर निकाल लिया। अब हम इसका सरकमफेरेंस या परिधि देखेंगे, यानी कि जो हमारी इक्वेटर है इसकी लंबाई कितनी है। जैसे कि हम ये पूरा किनारे किनारे चलते हुए पूरी लंबाई हम इसको नापें तो यहाँ तक हमारी पृथ्वी की लंबाई, पृथ्वी पर इक्वेटर की लंबाई कितनी है? 40,076 किलोमीटर, और माइल्स में है 24,901.5 माइल्स। ठीक है, ये जो इक्वेटर है, यहाँ पिक्चर में देखिए, ये वाले पिक्चर में इक्वेटर क्या है? सबसे बड़ी लैटिट्यूड से, सबसे बड़ा अक्षांश है। और इसके बाद से सारे अक्षांश क्या होते जा रहे हैं? छोटे होते जा रहे हैं। और छोटे होते होते नॉर्थ पोल पर अक्षांश एक बिंदी के फॉर्म में बन जाता है। तो देखो, ये वाला अक्षांश छोटा है, इससे ये वाला बड़ा हुआ, फिर बड़े होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा कौन सा है? इक्वेटर। इसीलिए इक्वेटर को हम ग्रेट सर्कल कहते हैं, यानी कि वृहद वृत्त। वृहद वृत्त का मतलब ये नहीं कि सबसे बड़ा लैटिट्यूड, इसका मतलब वो लाइन या वो सर्कल जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो लैटिट्यूड्स में ओनली केवल इक्वेटर ही है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। हम इसको पिछले स्लाइड्स में देखा कि नॉर्थन हेमिस्फीयर एक तो हिस्सा हो गया, दूसरा हिस्सा हो गया सदर्न हेमिस्फीयर ने, कि 2 बराबर भागों में बांटा, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। जबकि अन्य कोई रेखा हम लें तो वो बराबर भागों में नहीं बांटेगी। मान लीजिए हम 15 डिग्री नॉर्थ लेते हैं, तो क्या ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी? नहीं। केवल इक्वेटर ही एक ना ऐसा सर्कल है जो
ये ना पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, ग्रेट सर्कल कहते हैं। अभी देखो, हमने पिछले स्लाइड्स में ये समझा कि हमारी पृथ्वी इक्वेटर पे क्या है, ज़्यादा चौड़ी है उसकी लंबाई की तुलनात्मक, यानी पृथ्वी जो ध्रुवों पर यहाँ पर थोड़ी सी चपटी है और जबकि यहाँ पर निकली हुई ज़्यादा है। इस बात को हम आगे और समझे उससे पहले हम दो बात समझते हैं। देखो, एक दूरी यहाँ, एक व्यक्ति है ए नाम से, है ना, उसको दूरी तय करनी है यहाँ से सिर्फ यहाँ तक की। एक बी नाम का व्यक्ति है, उसको दूरी तय करनी है इस पॉइंट से यहाँ तक की, ठीक है। अब हमने दोनों को बाइक दे दी, भैया बाइक से जाना दोनों को, है ना। दूरी आपको देख लो, ए की दूरी कम है, बी की दूरी ज़्यादा है, उससे हमने दोनों को बोला आपको 1 मिनट में अपनी ये दूरी कवर करनी है। तो बताइए, ए को स्पीड में गाड़ी चलानी पड़ेगी ज़्यादा या बी की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, तब वो 1 मिनट के अंदर दूरी कवर कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली बी को ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलानी पड़ेगी, क्योंकि उसको उतने ही समय में ज़्यादा दूरी तय करनी है ना। ये तो आराम आराम से भी चलेगा तो भी चले, लेकिन इसको क्या करना है, इसकी जो स्पीड होगी उससे इसको अपनी बाइक की स्पीड तेज रखनी पड़ेगी, तभी ये इतनी लंबी दूरी उतने ही समय में कवर कर पाएगा। अभी इसको देखो, हमारी पृथ्वी से क्या कनेक्शन है। तो देखो, हमारा जो इक्वेटर की साइड पृथ्वी का हिस्सा है वो ज़्यादा चौड़ा है और धीरे 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 कम होते हुए नॉर्थ पोल पर तो बिल्कुल नहीं रहता है, यानी कि बिंदी के फॉर्म में आ जाता है। और हमारी पृथ्वी को पूरा सर्कल लगाने में, पूरा घूमने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटे। यानी कि पृथ्वी को रोटेशन करने में, ना घूर्णन करने में, परिभ्रमण करने में, तीनों शब्द का मतलब एक ही है, ठीक है। मतलब चक्कर लगाने में अपनी ही एक्सिस पे, ये एक्सिस है, धुरी है पृथ्वी की, ये क्या है, पृथ्वी की धुरी है, इस पर घूम रही है। तो इस पर घूमने में, अपना एक चक्कर लगाने में, ये किसी और का चक्कर नहीं, अपना ही वहीं पर खड़े होकर घूम कर चक्कर लगाने में उसको 24 घंटे का समय लगता है। तो इतने समय में पूरी सारी चीज़ें पृथ्वी घूमेगी, इसको भी 24 घंटे, इसको भी, नॉर्थ पोल को भी 24 घंटे। तो यहाँ क्या है, स्पीड अलग अलग स्पीड से चलना पड़ेगा। तो अभी देखो, उत्तरी ध्रुव है, जो पोल्स हैं, यहाँ पर स्पीड क्या है, 0 किलोमीटर की स्पीड से, क्योंकि है ही नहीं कोई, तो घूमना ही नहीं है, पॉइंट है वो तो वहाँ पे वैसे ही वैसे रहना। फिर जो यहाँ पर और नीचे आएंगे 80 पे अपन देखेंगे, 80 डिग्री पे 830, फिर स्पीड बढ़ रही है और स्पीड बढ़ रही है। और ये स्पीड याद रखिए, इक्वेटर पे पृथ्वी कितनी स्पीड से घूम रही है, 1650 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही है। यानी कि इतनी स्पीड से तो ट्रेन भी नहीं चलती है अपनी। तो 1650 किलोमीटर आप 1 घंटे में पहुंच जाएं, ठीक है। तो ये इतनी स्पीड आपकी ग्वालियर से बिना दिल्ली की दूरी पता है कितने, सिर्फ 350 के लगभग हैगी। तो सोचिए ये कितना है, उसमें भी अपन को ट्रेन से जाने में 4-5-6 घंटे लग जाते हैं। तो इक्वेटर में पृथ्वी घूमने की स्पीड क्या है, 1650 किलोमीटर, सबसे ज़्यादा स्पीड से घूम रही है। अभी इसका फ़ायदा क्या होता है, इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। एक फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो स्पेस क्राफ्ट हैं या जो रॉकेट छोड़े जाते हैं, मिसाइलें छोड़ी जाती हैं अंतरिक्ष के लिए, तो उनके जो अंतरिक्ष केंद्र हैं, यानी कि उनको जो लॉन्च करने के केंद्र हैं, वो इक्वेटर के पास स्थापित किए जाते हैं। उसका कारण ये कि पृथ्वी खुद की स्पीड से घूम रही है, तो इसी की अगर अपन दिशा में कोई भी चीज़ छोड़ें तो इसकी स्पीड में ये चीज़ जुड़ जाएगी और उसको आसानी रहेगी, किसको, स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च होने में आसानी रहती है। कैसे, जैसे बिल्कुल वैसे ही अगर आप आंधी आ रही, काफ़ी तेज आंधी है, और आप आंधी की दिशा में आप चलेंगे, जिस तरफ को आंधी जा रही है उस तरफ को आप जाएंगे, तो आप आसानी से चले जाएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको जो हवा और पुश करेगी आगे बढ़ने में, ठीक है। लेकिन अगर आप विपरीत दिशा में जाएंगे तो आपका चलना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल होगा कि आप एक एक कदम नहीं आगे बढ़ा पाए। तो सेम यही, जिस दिशा में अपनी पृथ्वी घूम रही है, तो हवाओं के वेग सब कुछ उसी दिशा में है, तो हम उसी दिशा में अपने स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करते हैं, तो उनको एक्स्ट्रा अपनी फोर्स नहीं लगाना पड़ता, उनका ईंधन भी बच जाता है और आसानी से वो लॉन्च हो जाते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, जितने अंतरिक्ष केंद्र हैं वो कहाँ स्थापित किए जाते हैं, भूमध्य रेखा के पास। हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी को हम काट दें, ऊपर का हिस्सा नॉर्थ है, नीचे का हिस्सा साउथ है। अब यहाँ पर हमारी क्या है ना, 8 डिग्री दूर पर हमारी क्या इक्वेटर लाइन जाती है, ठीक है। हमारे इंडिया का है नॉर्थन हेमिस्फीयर में, ये अपनी इक्वेटर लाइन हो गई और यहाँ अपनी इंडिया ये।
तो इक्वेटर के पास तो इंडिया को हिस्सा नहीं है, तो यहाँ पर जो नीचे का हिस्सा है यहाँ पर हमारे अंतरिक्ष केंद्र स्थापित किए जाते हैं। इसीलिए अपने भारत के जो मेन अंतरिक्ष केंद्र है वो भी हमें कहाँ मिलेंगे, साउथ इंडिया में ही मिलते हैं। ये मेन कारण। एक और चीज देखो, जब स्पीड तेज होती है तो गुरुत्वाकर्षण बल कम हो जाता है। कम हो जाने का मतलब कम महसूस होता है। उसके कारण क्या होगा, और यहाँ पे कम होगा, कहाँ पे, इक्वेटर पे, और धीरे 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 ये जो पोल्स की तरफ हम जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाएंगे, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ कम होगा वहां पर वेट क्या होगा, कम होगा, और जैसे जैसे हम है ना पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे उसी व्यक्ति का वजन हम नापेंगे तो वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये आपने सुना होगा कि चंद्रमा पे वजन कम महसूस होता है और पृथ्वी पे उसी व्यक्ति का वजन ज्यादा लगेगा। उसका कारण सिर्फ इतना ही है कि जो जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा वस्तुओं का वजन वहां ज्यादा होगा, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कम होगा वहां पे वस्तुओं का वजन कम होगा। अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो उस वस्तु में भार ही नहीं होगा। ठीक है, आप इसे विज्ञान में पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, एक बात और देखते हैं हम, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है हमने सुना है, और पोल्स पे बहुत कम पड़ती है। हम ये देखते हैं, ये मान लीजिए हमारी इक्वेटर लाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर गर्मी सबसे ज्यादा पड़ती है। फिर ये कर्क रेखा हो गई, और यहाँ पे हो गई आर्कटिक क्या बोलते हैं, आर्कटिक व्रत यानी कि उत्तरी ध्रुव व्रत। इसके बाद यहाँ पर बर्फ रहती है। फिर यहाँ पर हमारी ये मकर रेखा हो गई, और यहाँ पे हो गया अंटार्कटिक व्रत, फिर यहाँ पे बर्फ रहती है। इसका कारण क्या कि इक्वेटर पे, अब सिंपल आपको दिख रहा होगा, ये देखो इसकी दूरी दिख रही है और इसकी दूरी। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, ये एक हीटर है। ठीक है, एक व्यक्ति ने यहाँ पे हाथ रख के सेक रहा है और एक व्यक्ति अपने हाथ यहाँ रखे, तो किस जगह पर ज्यादा उस गर्मी महसूस होगी, तो गर्मी किसको ज्यादा महसूस होगी, ये जो सीधे एंगल बनना है, 90 डिग्री का सीधा एंगल बनना है, और इसको किरणें कैसी आ रही है, तिरछी आ रही है। तो तिरछी जब किरणें होती हैं तो उनको ज्यादा एरिया कवर करना पड़ता है, इसीलिए गर्मी कम महसूस होगी। हमारा इक्वेटर पे पृथ्वी बाहर को निकली हुई है, तो उसके बीच में और सूरज के बीच में ये वाले हिस्से में जो एंगल बनता है वो सीधा बनेगा, सीधा सूरज सर पे पड़ेगा, इसीलिए इस जगह पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और ध्रुवों पर कम गर्मी रहती है, कम सौर का ताप मिलता है, क्योंकि वहां का जो एंगल है, वहां की जो लंबाई है किरणों को ट्रेवल करने का जो रास्ता है वो ज्यादा लंबा होता है, इसीलिए इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। अभी देखो, वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को जो सूरज है वो ठीक इक्वेटर पे होता है। ये जो इक्वेटर है तो इक्वेटर पे ठीक पड़ता है। इसके कारण क्या होगा, पूरे विश्व में दिन और रात बराबर होगी। ये इस वाला पोर्शन में रात हो रही है तो 12 घंटे की रात, और इस वाले पोर्शन में दिन हो रहा है तो 12 घंटे का दिन। तो 12 घंटे और 12 घंटे का दिन और रात होता है, यानी कि पूरे विश्व में दिन और रात बराबर। और ये कब होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर। इसको अंग्रेजी में अपन इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स में इक्वल, इक्वल मतलब दिन रात बराबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि इक्वेटर पे बहुत गर्मी पड़ती, पूरे इक्वेटर पे इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती, फिर भी उसके बाद एक ऐसी जगह है जहां पर बर्फ मिलती है इक्वेटर के ऊपर। हाँ, इक्वेटर पे एक ऐसी जगह है। अभी वो जगह कहाँ है, इक्वेटर से होकर के साउथ अमेरिका का एक देश है इक्वाडोर, वो कहाँ है हम अभी आगे मैप में देखेंगे। तो वहां पे चिम्बारोजा नाम की जगह है, उस पर जो पहाड़ मिलता है वहां पे चिम्बारोजा में, वहां के पहाड़ बर्फ से ढके रहते हैं। इसका कारण सिर्फ यही है कि इक्वेटर पे तो गर्मी पड़ती है, लेकिन चिम्बारोजा माउंट वुल्कन है वो बहुत ऊंचा है, ऊंचाई के कारण वहां पर बर्फ जमी रहती है। अब एक सवाल आपके सामने ये भी है, इस बात में सोचिएगा, हम अगले वीडियोस में आपको इसका जवाब देंगे कि ऊंचाई होने के कारण बर्फ क्यों रहती है। जहां पर ज्यादा ऊंचे होते हैं पहाड़, उसमें ऊपर उनके बर्फ क्यों मिलती है, इक्वेटर पे होने के बाद भी बर्फ मिल रही है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इक्वेटर से होकर के कौन कौन से देश गुजरते हैं, यानी कि इक्वेटर किन किन देशों को क्रॉस होकर के जाता है। तो अभी मैं आपको बता दूं, अपने विश्व पृथ्वी पर 13 देश हैं जिनसे इक्वेटर होकर के गुजरता है, और वो कौन है। तो सबसे पहले देखो, ये साउथ अमेरिका है, 3 देश हो गए हमारे साउथ अमेरिका के, 2 देश हो गए हमारे एशिया के, ये एशिया का हिस्सा हो गया, और 1 देश हो गया ओशिनिया को। 3, 2 और 1 6 देश हो गए हमारे कहाँ, इधर, और 7 देश हैं हमारे अफ्रीका के। अब वो कौन कौन से देश हैं, नाम एक बार सुन लेते हैं।
एक नंबर यहाँ पे सबसे पहले इक्वाडोर, जहाँ पे मैंने अभी आपको माउंट वुल्कन के बारे में बताया था। सेकंड नंबर का है आपका कोलंबिया, थर्ड नंबर का है ब्राजील। तो ये तीनों कहाँ है? साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट देखो यहाँ पे 13 नंबर पर जो आपको छोटा सा यहाँ पे जो मैं कर्सर दिख रहा ना, ये है साओ टोमे एंड प्रिंसिप। साओ टोमे और प्रिंसिप ये जगदेश का नाम है। फिर चौथे नंबर पे गैबोन, पांचवें नंबर पे है आपका रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, छठवें नंबर पे है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कॉन्गो दो है, एक सिर्फ रिपब्लिक है और दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ठीक है, रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक क्या होता है बाद में बताएंगे। आप लोग सोचिए, को जानना है तो कमेंट करिए, तो फिर हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे कि दोनों शब्दों में अंतर क्या है। तो 5 नंबर पे क्या हो गया? रिपब्लिक, और 6 नंबर पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, दोनों ही कॉन्गो। 7वें नंबर पे युगांडा, नहीं हाँ 7वें नंबर पे युगांडा, 8वें नंबर पे केनियन, 9वें नंबर पे सोमालिया, 10वें नंबर पे मालदीव्स, 11वें नंबर पे है आपका इंडोनेशिया और 12वें नंबर का किरीबाती, जो कि ओशेनिया का एक देश है। तो इस तरह से हमारे 13 देश हैं। अभी एक कहानी हम सुनेंगे, वो कहानी ध्यान से सुनिएगा, एक एक पात्र को याद रखिएगा। कहानी है साउथ अमेरिका की। अभी साउथ अमेरिका में क्या होता है, एक काला भालू होता है। कितना है? कितने भालू? एक है। और किस रंग का है? काला, क्योंकि इक्वेटर पे गर्मी बहुत पड़ती है, इसलिए भालू कैसा? काला। तो साउथ अमेरिका का एक काला भालू अफ्रीका जाता है। ठीक है, अफ्रीका में बहुत गर्मी पड़ती है। वहां पर क्या होता है, उसे मिलता है एक सोता हुआ राजकुमार। अफ्रीका में कौन मिलता है? सोता हुआ राजकुमार। अभी राजकुमार पे गैबोन गुरिल्ला हमला कर देता है। कौन सा गुरिल्ला? गैबोन गुरिल्ला। फिर क्या होता है, राजकुमार को भालू बचा लेता है, जो काला भालू है वो बचा लेता है राजकुमार को। राजकुमार उसे अपने राज्य में ले जाता है। कहाँ ले जाता है? राज्य के किंग के पास ले जाता है। किंग को जब ये बात पता चलती तो किंग खुश हो जाता है, और खुश होकर के वो युगांडा की कन्याओं को भोजन कराता है। ये कन्याएं बैठी है ना, तो कहाँ की ये कन्याएं को बुलाया उसने? युगांडा देश की कन्याओं को बुलाया, उन्हें भोजन कराया और उन्हें सोने की माला दी। कन्याओं को खुश होकर क्या दिया? सोने की माला। और फिर इंडियंस को बुलाकर कीर्तन करवाए। तो कहानी में क्या था, एक साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका का क्या है? साउथ अमेरिका है ये आपका। साउथ अमेरिका का एक काला भालू है, वो कहाँ जाता है? अफ्रीका। अफ्रीका में सोता हुआ प्रिंस मिलता है। फिर उस पे सोते हुए प्रिंस पे गैबोन गुरिल्ला हमला करता है, तो वो बचाता है भालू। प्रिंस को जब पता चलता है तो वो अपने राज्य के किंग के पास जाता है और बताता है। किंग खुश होकर के युगांडा की कन्या को सोने की माला देता है और इंडियन को बुला करके कीर्तन करवाता है। ये कहानी आप लोगों ने सुन ली होगी। अब अपन को देखते हैं, ये सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि हमारे वो 13 देशों को नाम करने की ट्रिक है। तो देखो सबसे पहले साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में देखेंगे हम कौन सा? एक काला भालू। 3 शब्द याद रखना, एक काला भालू। एक से इक्वाडोर, काले से कोलंबिया और भालू से आपका ब्राजील। तो एक काला भालू यानी कि इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। ठीक है, नेक्स्ट है अफ्रीका। अब अफ्रीका पहुंच गया। कौन? एक काला भालू। वहां पे उसे कौन मिला? सोता हुआ प्रिंस मिला। तो सोते हुए प्रिंस से आप कहेंगे साओ टोमे प्रिंसिप। साओ टोमे प्रिंसिप यानी कि सोता हुआ प्रिंस, यानी कि साओ टोमे प्रिंसिप। अभी प्रिंस को क्या हो जाता है? गैबोन गुरिल्ला हमला करता है। तो गैबोन कौन से क्या हो जाएगा आपका? ये गैबोन राज्य हो जाएगा। फिर प्रिंस को पता चलता है, प्रिंस क्या करता है, उसको कहाँ ले जाता है? अपने राज्य के किंग से मिलाता है। तो राज्य के किंग यानी कि रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। किंग से हो जाएगा कॉन्गो और राज्य से हो जाएगा रिपब्लिक। ठीक है, फिर से होगा, किंग ने युगांडा की कन्याओं को बुलाया। खुश होकर क्या किया उसने? जो फिर से किंग आया तो किंग से फिर से हो जाएगा दूसरा कॉन्गो। और किसको बुलाए? युगांडा। युगांडा से युगांडा देश हो जाएगा। और वहां की क्या बुलाई उसने? कन्याएं बुलाई। कन्याओं से हो जाएगा केन्या। और कन्याओं क्या दिया उसने? सोने की माला। तो सोने से हो जाएगा सोमालिया और माला से हो जाएगा मालदीव। और फिर इंडियन से कीर्तन करवाए तो इंडियन से हो जाएगा इंडोनेशिया और कीर्तन से हो जाएगा किरीबाती। तो आप याद रखिए, एक काला भालू यानी कि इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। सोते हुए प्रिंस यानी कि साओ टोमे प्रिंसिप। गैबोन गुरिल्ला यानी गैबोन। प्रिंस से हो जाएगा फिर नहीं, राज्य के किंग से हो जाएगा रिपब्लिक ऑफ किंग। फिर से किंग आएगा तो दूसरा कॉन्गो। फिर युगांडा की कन्या यानी कि युगांडा और केन्या। सोने की माला से हो जाएगा सोमालिया और मालदीव। और इंडियन को बुलाकर कीर्तन कराए तो इंडोनेशिया और किरीबाती। इस तरह से ये ट्रिक है, आप लोग याद कर लीजिए, 1-2 बार में याद हो जाएगी, आप कभी नहीं भूलेंगे। अब ये देखो, हमने अभी क्या देखे? कंट्रीज देखे। अभी एक नदी के बारे में सुनेंगे जो इक्वेटर को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। हालांकि बहुत सारी नदियां हैं जो इक्वेटर से होकर के गुजरती हैं, लेकिन इस नदी के बारे में विशेष ये है कि 2 बार काट रही है।
अभी हमने देखा था दो अफ्रीका के, एक तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो था, दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो था। तो कॉन्गो से ही एक नदी का नाम है कॉन्गो नदी। तो ये लेक टंजानिया का है, यहाँ से लेक निकलती है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होकर के काट रही है, फिर दूसरे राज्य में जाती है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में काटती है, और ये गल्फ ऑफ गिनी में जाकर के गिर जाती है। ठीक है, तो नदी का नाम याद रखिए, कौन सी? कॉन्गो नदी इक्वेटर को 2 बार काटती है, और वो कहाँ है? अफ्रीका में। अभी एक चीज और याद रखेंगे, जो अफ्रीका है अपना, ठीक है, अफ्रीका आपका जो है एक ओनली वन कॉन्टिनेंट है जो से तीनों रेखाएं गुजरती। देखो, ये आपका कैंसर हो गई, ये आपकी इक्वेटर हो गई, और ये हो गई आपकी कैप्रिकॉर्न, यानी कि कर्क, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो अफ्रीका आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सी जगह है, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो सीधे आप जवाब देंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। एक और क्वेश्चन बनता है कि कंट्री का नाम बताओ जिससे कोई 2 लाइन्स मेन लाइन गुजरती हो, तो वो है ब्राजील। ये ब्राजील हो गया, और ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है। यहाँ से आपका क्या गुजर रहा है? इक्वेटर गुजर रहा है, और मकर रेखा यानी कैप्रिकॉर्न गुजर रही है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट तीनों रेखाएं गुजर रही हैं, और कंट्री है कौन सी? ब्राजील, साउथ अमेरिका की, वहां से इक्वेटर और मकर रेखा गुजरती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इक्वेटर के बारे में। और भी कुछ आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, जो आपको समझ में आया, जो नहीं आया, या आप